नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन भाग 1 के छठे पाठ तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। आज के पाठ में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार ऊष्मागतिकी के सिद्धांत हमें यह समझाने में सहायक हैं कि धातु ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण में कुछ ही अपचायक एवं विशिष्ट न्यूनतम ताप क्यों उपयुक्त है। आज की कक्षा में हम यह पढ़ेंगे धातु किस प्रवस्था में पाया जाता है, धातु कर्म का प्रक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, अयस्क क्या है, अपअयस्क क्या है, धातु की उपलब्धता के बारे में देखेंगे, धातु के सांद्रण की विभिन्न विधियां जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। सांद्रण के बाद धातु का किस प्रकार पृथक्करण किया जाता है, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है और ऑक्साइड से हम धातु का अपचयन देखेंगे। भूपर्पट्टी में कुछ तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, सोना तथा गैसें मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। इस प्रकार हमने देखा धातु संयुक्त रूप में भी हो सकती है और मुक्त रूप में, जैसे सोना और कुछ धातुएं मुक्त रूप में जो कम क्रियाशील हैं वो मुक्त रूप में, और जो क्रियाशील धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। एक तत्व के संयुक्त अवस्था से निष्कर्षण तथा पृथक्करण में रसायन के कई सिद्धांत निहित होते हैं। एक विशेष तत्व विविध यौगिकों के रूप में मिल सकता है। धातु कर्म तथा पृथक्करण का प्रक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि यह रासायनिक रूप से संभव हो तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो। अर्थात हम केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं जिनका डेल्टा जी नेगेटिव हो वो आसानी से रासायनिक रूप से संभव अभिक्रियाएं हैं, और आर्थिक रूप से लाभदायक मतलब हम धातु कर्म कर रहे हैं और अगर लागत ही बहुत ज्यादा लग जाए तो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। इस प्रकार हमें वह प्रक्रम चुनना चाहिए जिसमें कम लागत आए और धातु का निष्कर्षण आसानी से हो पाए और उस धातु से हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। तो रासायनिक रूप से संभव और आर्थिक रूप से लाभदायक प्रक्रम चुना जाता है। धातुओं के सभी निष्कर्षण प्रक्रमों के कुछ सामान्य सिद्धांत समान हैं। अयस्क क्या है? बहुत से खनिजों में जिनमें धातु पाई जाती है, केवल कुछ ही धातु प्राप्त करने के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। जिन खनिजों से हम धातु प्राप्त करेंगे केवल उन्हें ही अयस्क कहा जाएगा। अपअयस्क, अयस्क सामान्यतया मृदा तथा अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है, जिन्हें अपअयस्क या गैंग कहा जाता है। अयस्कों से धातु के पृथक्करण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित पद हैं। इसमें देखें, अयस्क का सांद्रण पहला पद, सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क से तत्व का पृथक्करण और आखिर में प्राप्त हुई धातु का शुद्धिकरण। इस प्रकार किसी भी निष्कर्षण के लिए ये तीन मुख्य पद हैं। अयस्कों से धातु पृथक्करण में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातुओं की उपलब्धता, धातुओं में एल्यूमीनियम की बाहुल्यता अधिकतम है। यह भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तीसरा है। लगभग 8.3% भार में यह अभ्रक तथा मृत्तिका सहित अनेक आग्नेय खनिजों का प्रमुख घटक है। बहुत से रत्न प्रस्तर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप हैं, जैसे रूबी में क्रोमियम की अशुद्धि होती है, नीलम में कोबाल्ट की अशुद्धि होती है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाली दूसरी धातु लोहा, आयरन है। यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है एवं इनके विभिन्न उपयोग इसे एक महत्वपूर्ण तत्व बनाते हैं। जैसे जैविक तंत्रों में भी आवश्यक तत्वों में से एक है। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो हीमोग्लोबिन भी आयरन से बना हुआ यौगिक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मुख्य अयस्क। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क हैं बॉक्साइट, केओलिनाइट,
आयरन के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट। इसमें टेबल में से इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, आयरन के अयस्कों के नाम बताइए या आयरन के ऑक्साइड अयस्क के नाम बताइए। यदि ऑक्साइड अयस्क पूछते हैं तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कार्बोनेट अयस्क पूछते हैं तो सिडराइट FeCO3, और सल्फाइड अयस्क पूछते हैं तो आयरन पायराइट FeS2। इसी तरह से कॉपर पायराइट के रूप में जो कि सल्फाइड अयस्क है, मेलेकाइट कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड अयस्क है CuCO3 CuOH2, क्यूप्राइट Cu2O। सल्फाइड अयस्क पूछा जाता है कॉपर ग्लांस Cu2S। इसी तरह जिंक के जिंक ब्लेंज जिसे स्वेलराइट ZnS, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट और जिंकाइट ZnO। ऑक्साइड अयस्क है जिंकाइट। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट का चयन किया जाता है। लोहे के लिए प्रायः आयरन ऑक्साइड अयस्क लिए जाते हैं जो कि प्रचुरता में उपलब्ध हों तथा प्रदूषित गैसें न बनाते हों, जैसे कि आयरन पायराइट द्वारा SO2 बनती है। हम ऑक्साइड अयस्क क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि एक तो उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, दूसरा उनसे किसी प्रकार की दूषित गैस SO2 वगैरह नहीं बनती, और तीसरी बात वो अपचयन में भी आसान है। सांद्रण की क्रिया करने से पहले अयस्कों को श्रेणीकृत किया जाता है और उचित आकार में तोड़ा जाता है। अवांछित पदार्थ जैसे रेत, क्ले आदि का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण, प्रसाधन अथवा सज्जीकरण कहलाता है। इसमें कई पद सम्मिलित होते हैं और इन पदों का चयन उपस्थित धातु के यौगिक एवं अपअयस्क गैंग के भौतिक गुणों में अंतर पर निर्भर करता है। हम सांद्रण की कौन सी विधि काम में लेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा जो धातु का यौगिक हमने लिया है और उसके साथ अपअयस्क जो है उनके किन भौतिक गुणों में अंतर है। जैसे यदि उनकी डेंसिटी में अंतर है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग ले लेंगे, मान लीजिए मैग्नेटिक गुण में अंतर है तो मैग्नेटिक सेपरेशन से कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कौन सी विधि लेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि धातु, यौगिक और अपअयस्क के किन गुणों में अंतर है। धातु का प्रकार, उपलब्ध सुविधाओं तथा पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। अयस्कों का सांद्रण मुख्यतः इन 4 विधियों द्वारा होता है: द्रवीय धावन हाइड्रोलिक वॉशिंग, चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन, फेन प्लवन विधि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और निक्षालन लीचिंग। द्रवीय धावन यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। यदि अयस्क तथा गैंग के कण में घनत्व का अंतर, सांद्रण की पहली विधि है द्रवीय धावन। यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। यदि अयस्क और गैंग के कण में घनत्वों का अंतर हो तो हम यह विधि काम में ले सकते हैं। यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। इस प्रकार के प्रक्रम में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बहती हुई जल की तेज धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं तथा भारी अयस्क के कण रह जाते हैं। इस तरह से हमने अयस्क से गैंग को पृथक कर लिया और सांद्रण कर लिया। दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण। यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। यदि अयस्क या गैंग दोनों में से एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है तब इस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। जैसे लौह अयस्कों के उदाहरण में हम देखते हैं कि लौह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है और गैंग नहीं हो सकता, तो लौह अयस्कों को चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित किया जाता है। चूर्णित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। यहाँ देखें, ये पट्टा है, यहाँ हम चूर्णित अयस्क डाल रहे हैं और यहाँ ये चुंबकीय रोलर है। जो अयस्क जो कि चुंबकीय होने के कारण इस चुंबकीय रोलर की तरफ गिरेगी,
इस प्रकार हमें चुंबकीय कण यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और अचुंबकीय कण दूर जाके गिर रहे हैं। इस तरह से लौह अयस्क का सांद्रण हो जाएगा। तीसरी विधि है फेन प्लवन विधि। यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इसमें संग्राही तथा फेन स्थायीकारी मिला देते हैं। फेन स्थायीकारी जैसे क्रिसॉल, एनिलीन, ये फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस चित्र में देख रहे हैं, ये सस्पेंशन लिया है हमने किसी सल्फाइड ओर का और इसमें एक घूर्णी शेपनी ये लगी हुई है जो कि रोटेट करती है और ऊपर एक फेन डेवलप हो जाता है। इसमें हम एक फेन स्थायीकारी पदार्थ जैसे क्रिसॉल, एनिलीन लेते हैं जो फेन को स्थायीकृत करते हैं और यहाँ से देखें अयस्क की लुगदी और तेल यहाँ से प्रवाहित करते हैं। संग्राही जैसे चीड़ का तेल, वसा, अम्ल, ज़ेंथेट इत्यादि अयस्क कणों को अक्लेदनीयता, नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अयस्क के कण तेल से जबकि गैंग के कण जल से भीग जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अयस्क तो तेल से भीगने के कारण हल्की होके फोम में ऊपर रहेगी और गैंग के कण जल से भीगने के कारण भारी होके नीचे बैठ जाएंगे। घूर्णित शेपनी मिश्रण को विलोडित करती है एवं इसमें वायु प्रवाहित करती है। परिणाम स्वरूप फेन बनता है जिसमें अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे अगर हम दही को मथते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, उसी तरह से यहाँ पर हमने जल के अंदर सल्फाइड अयस्क ली और तेल डाल के उस घूर्णी के साथ घुमाने पे और वायु प्रवाहित करने के साथ फोम उत्पन्न किया जो कि ऊपर ओर को अयस्क के कणों को ऊपर ले आता है और गैंग के कणों को नीचे ले जाता है। फेन हल्का होता है जिसे मथ कर निकाल लिया जाता है। इससे अयस्क के कणों को अलग करने के लिए सुखा लिया जाता है। यहाँ देखें, ये ऊपर की तरफ फेन है जिसमें अयस्क के कण हैं और गैंग के कण पानी से भीगने के कारण भारी हो जाते हैं और वो ऊपर नहीं आ पाते। इस तरह से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। कभी कभी तेल तथा जल के अनुपात को संयोजित करके अथवा अवनमनकों को उपयोग में लाकर सल्फाइड अयस्कों को पृथक करना संभव होता है। मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार की सल्फाइड अयस्कें हैं। हम चाहते हैं कि एक ही सल्फाइड अयस्क हमारे फेन में आए, तो उसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम तेल और जल के अनुपात को संयोजित करें या उसके अंदर अवनमक डालें। उदाहरण के लिए एक अयस्क में जिंक सल्फाइड तथा लेड सल्फाइड को पृथक करने के लिए सोडियम साइनाइड प्रयोग किया जाता है। यह चयनित रूप से जिंक सल्फाइड को फेन में आने से रोकता है परंतु लेड सल्फाइड को फेन में आने देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड हमने डाला वो जिंक सल्फाइड को फेन में नहीं आने दे रहा और केवल लेड सल्फाइड हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार दो प्रकार के सल्फाइड से भी हम डिप्रेसेंट यूज करके या ऑयल और वाटर के रेशियो को मेंटेन करके सल्फाइड को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हमने देखा धातु किन प्रवस्थाओं में पाई जाती है, मुक्त रूप में या संयुक्त रूप में। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातु निष्कर्षण हम काम में लेते हैं, जो धातु के निष्कर्षण में स्रोत का काम करें, वे अयस्क हैं। और अन्य मृदा या अन्य अवांछित पदार्थ अपअयस्क हैं। धातु कर्म का प्रक्रम कैसा होना चाहिए? रासायनिक रूप से संभव होना चाहिए और हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभदायक भी होना चाहिए। धातु को सांद्रित करने के लिए हमने तीन विधियां देखी अब तक। उनमें से हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम सल्फाइड ओर्स के लिए काम में लेते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन वहां काम में लेते हैं जहां अयस्क या गैंग में से कोई एक चीज उसमें मैग्नेटिक गुण होना चाहिए। और हाइड्रोलिक वॉशिंग कहां काम में लिया? जहां डेंसिटी का फर्क हो। अयस्क या ओर में डेंसिटी के फर्क होने पे हाइड्रोलिक वॉशिंग लेते। अब अगली विधि देखते हैं, निक्षालन। यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो निक्षालन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन एल्यूमिनियम के
मुख्य अयस्क बॉक्साइट में अधिकांशतः सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां होती हैं। 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर चूर्णित अयस्क को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से पाचित्र डाइजेस्ट करके सांद्रित किया जाता है। इस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में एवं सिलिकॉन ऑक्साइड सोडियम सिलिकेट के रूप में निक्षालित हो जाते हैं तथा अशुद्धियां शेष रह जाती हैं। इसमें हमने देखा बॉक्साइट से किस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निक्षालित हो रहा है और SiO2 सोडियम सिलिकेट के रूप में रिएक्ट करके मिल रहा है। ये रिएक्शन देखें जहां Al2O3 का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पे हमें सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH4 इस प्रकार मिल रहा है। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर एल्यूमिनेट को उदासीन कर लिया जाता है एवं जल योजित Al2O3 अवक्षेपित हो जाता है। इस अवस्था पर विलयन को ताजा बने हुए जल योजित Al2O3 के नमूने से बीजारोपित किया जाता है जो कि अवक्षेपण को प्रेरित करता है। CO2 हमने क्यों पास किया? उदासीन करने के लिए। और Al2O3 का नमूना इसलिए डाला जिससे कि अवक्षेप और आसानी से बन पाए। इस रिएक्शन में दिखाया सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH4 को CO2 के साथ उदासीन करने पे हमें Al2O3XH2O और NaHCO3 प्राप्त हो रहा है। सोडियम सिलिकेट विलयन में शेष रह जाता है। जो Al2O3XH2O मिला है ये अवक्षेप के रूप में है, जबकि सोडियम सिलिकेट विलयित है, वो विलयन में ही रह जाएगा तथा जल योजित एल्यूमिना को छानकर, सुखाकर तथा गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है। जो ये अवक्षेप आया Al2O3XH2O, इसको हम 1470 केल्विन में जब गर्म करेंगे तो हमें Al2O3 प्राप्त होगा। ये शुद्ध Al2O3 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमने बॉक्साइट के ओर से सिलिका को हटा दिया और शुद्ध Al2O3 प्राप्त कर लिया। अन्य उदाहरण अगर हम निक्षालन के देखते हैं तो चांदी तथा सोने के धातु कर्म में धातुओं का निक्षालन वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन द्वारा किया जाता है, जिसमें से धातु बाद में प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। इन अभिक्रियाओं में देखें, ये जो मेटल M लिखा है ये सिल्वर या गोल्ड हो सकता है। इसको हमने साइनाइड जो कि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के द्वारा ट्रीट किया और वाटर के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है MCN2 नेगेटिव चार्ज प्लस 4OH नेगेटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आया डाइसाइनो कॉम्प्लेक्स मेटल का आया है, इसमें हमें ये M अलग करना है तो जिंक के द्वारा रिएक्शन कराने पे ये मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड ZnCN4 2 नेगेटिव और ये मेटल इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह से पहले हमने मेटल को साइनाइड के द्वारा ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, इस कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन करवाई जिंक के साथ और हमें जिंक का कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो गया और मेटल हमें सांद्रित अवस्था में प्राप्त हो गया। इस तरह से निक्षालन से हम Ag या Au को प्राप्त कर सकते हैं। सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क का सांद्रण हो गया। अब दूसरा स्टेप है धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य पदों में होता है, ऑक्साइड में परिवर्तन तथा ऑक्साइड का धातु में अपचयन। पहला स्टेप है ऑक्साइड बनाना और दूसरा स्टेप है ऑक्साइड से धातु बनाना। ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए पहली विधि हम ले सकते हैं निस्तापन। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। ये देखें, ये निस्तापन की 3 अभिक्रियाएं दिखाई हैं जहां हमने आयरन के ऑक्साइड
को हीट किया और इससे ये XH2O अलग सेपरेट कर लिया। ये कैलामाइन ZnCO3 जिंक की ओर है, जिसमें हीट करने पे जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया और CO2 अलग निकल गई। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी निस्तापन के द्वारा हमने ऑक्साइड बना लिए और CO2 अलग हो गई। इस प्रकार देख रहे हैं वाष्पशील गैसें CO2, H2O वगैरह अलग हो जाती हैं और मेटल जो है मेटल ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से कैल्सिनेशन के द्वारा हम इन्हें हीट करके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीका ऑक्साइड बनाने का भर्जन, रोस्टिंग। भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। आपने देखा दोनों में फर्क है। भर्जन में हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, जबकि निस्तापन में केवल हमने उसे हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। सल्फाइड अयस्क के भर्जन की कुछ अभिक्रियाएं यहां दी है। जिंक सल्फाइड का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में SO2 गैस बन रही है। इसी तरह से लेड सल्फाइड गैलिना लेड की ओर है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और SO2 गैस प्राप्त हो रही है। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन जहां केवल हीटिंग के द्वारा या भर्जन जहां वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लिया। कॉपर के सल्फाइड अयस्कों को परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। यदि अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले इसमें सिलिका मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातु मल के रूप में तथा तांबा कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है। कॉपर के सल्फाइड ओर को जब हम परावर्तनी भट्टी में गर्म करेंगे तो हमें कॉपर तो कॉपर मेट के रूप में मिलेगा, और यदि उसमें आयरन की इम्प्योरिटी है तो वो आयरन सिलिकेट के रूप में प्राप्त होगी। और कॉपर मेट क्या है? कॉपर सल्फाइड प्लस FeS, Cu2S तथा FeS। ये देखें परावर्तनी भट्टी, जिसमें इस जगह पे यहां पर हम ओर डालते हैं, घान हॉपर हैंगर हैं। इस भट्टी में हमें कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है और CuS और FeS के रूप में। यहां देखें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी सिलिका के साथ धातु मल के रूप में आयरन सिलिकेट बना देती है, और यहाँ SO2 गैस सभी अभिक्रियाओं में बन रही थी जो कि H2SO4 के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है। हम धातुकर्म के प्रक्रम में जो बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका भी अगर हम उपयोग करते जाएं तो हमारे लिए वह प्रक्रम लाभकारी सिद्ध होंगे। उसमें जो खर्चा लग रहा है उसको हम कहीं मीट आउट कर पाएंगे इस SO2 को जो हम H2SO4 बनाने में अगर प्रयोग में ले लें। H2SO4 बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है, काफी उपयोगी केमिकल है। अब देखते हैं ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड के अपचयन में इसे किसी दूसरे पदार्थ के साथ गर्म किया जाता है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य धातु जो अपचायक का कार्य करता है। अपचायक जैसे कार्बन धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। यहां देखें इस रिएक्शन में हमने मेटल का ऑक्साइड दिखाया है MxOY, और इसको कार्बन के साथ रिड्यूस किया है Y मोल्स ऑफ कार्बन लेके, Y मोल्स ऑफ CO बन गया। इसने मेटल के ऑक्सीजन को कार्बन ने ले लिया और कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और हमें मेटल प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से यह धातु हमें प्राप्त हो रही है अपचयन के द्वारा। कुछ धातु ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं, अर्थात उनमें कम तापमान चाहिए, जबकि दूसरों को अपचित करना कठिन होता है, उनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। किसी स्थिति में इन्हें गर्म करने की आवश्यकता होती है। तापीय अपचयन पायरोमेटलर्जी पायरो धातुकर्म में आवश्यक तापक्रम परिवर्तन को समझने तथा इस प्रागुक्ति के लिए कि कौन सा तत्व दिए गए ऑक्साइड MxOY के अपचयन के लिए अपचायी कर्मक के रूप में उपयुक्त होगा, यह गिब्स ऊर्जा से निर्णय किया जाता है। हम आगे के कक्षा में देखेंगे किस प्रकार
मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक काम में लेना है, इसके लिए एलिंगम डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे किस ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक सूटेबल होगा। इस तरह से हमने अभी देखा सांद्रण की चौथी अभिक्रिया निक्षालन, जिसके द्वारा हम पदार्थ को सांद्रित कर रहे हैं, अयस्क को सांद्रित कर रहे हैं। यहाँ हमने सीखा कि बॉक्साइट से किस प्रकार Al2O3 प्राप्त किया। उसके बाद हमने सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क से धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित किया, जो कि निस्तापन या भर्जन के द्वारा कन्वर्ट की जा सकती है। उसके बाद ऑक्साइड बनने के बाद हम उसे अपचयित करके धातु में परिवर्तित करेंगे। अगली कक्षा में हम देखेंगे किस ऑक्साइड के लिए कौन सा धातु, कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।